कहते हैं कि गरीबी और मजबूरी लोगों को अपराधी बनाती है, लेकिन कुछ बड़े घर के लोग भी क्राइम करते हैं। अभी जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये आगरा की स्टोरी है। एक आईएएस के भांजे ने जिस तरह से एक लड़की को रेप करने की कोशिश की थी और हज़ारों अरमान लिए एक रिसर्च स्कॉलर को लैब में कांच के नोकीले टुकड़े से गोद गोद कर इसलिए मार दिया था कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। यही लड़की है वो नेहा, जिसने इसको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया था। और यही वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लैब में इसकी हत्या की गई थी। और ये वो लड़का है, भांजा है उदय, जिसका नाम है। इसने उस लड़की की हत्या की, रेप करने की कोशिश की। आगे की स्टोरी में जानेंगे इसने किस तरह से पूरा षड्यंत्र रचा और कौन कौन इसके साथ में शामिल था। यह उस समय का बहुत चर्चित और जघन्य अपराध था। वाकया 9 साल पहले की एक सर्द शाम का है। 15 मार्च 2013 को शाम 7 बजे के आसपास आगरा के पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आता है। सूचना यह आई कि दयालबाग खेल गांव के पास लाल रंग की एक लावारिस ऑल्टो कार काफी देर से खड़ी है। सूचना वायरलेस पर प्रसारित हुई। उस इलाके के बीट सिपाही को यह सूचना मिली। खेल गांव और दयालबाग का नाम सुनकर वो सीधे मौके पर पहुंच गए। गाड़ी लॉक थी। काफी कोशिशों के बाद भी जब गाड़ी नहीं खुली तो सिपाही ने किसी चाबी वाले को बुलाया। करीब आधा पौन घंटा लग गया गाड़ी खुलवाने में। ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर एक कागज पड़ा हुआ था जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। कार को एक बारगी देखने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसमें किसी तरह का कोई हादसा हुआ है। मोबाइल नंबर के अलावा कोई ऐसी चीज भी नहीं मिली जिससे कुछ सुराग हाथ लग सके। रिटायर्ड आईपीएस अफसर राजेश पांडे ने आगरा के इस बहुचर्चित हत्याकांड के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सिपाहियों ने तत्काल कागज पर लिखे मोबाइल नंबर पर फोन मिला दिया। नंबर कार के मालिक ऋषिपाल शर्मा का था। उनको बताया गया कि उनकी गाड़ी इस तरह से दयालबाग में खेल गांव के पास खड़ी हुई है। ये सुनते ही ऋषिपाल को काटो तो खून नहीं। ऋषिपाल ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया और उनके साथ मौके पर पहुंचे। ऋषिपाल ने बताया कि उनकी 23 साल की बेटी नेहा शर्मा कार इस्तेमाल करती है और आज सुबह ही वो ये कार लेकर अपने घर से कॉलेज दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गई थी। वो पीएचडी की स्कॉलर थी। वो शाम 5 बजे तक घर आ जाती है, लेकिन उस दिन वो देर शाम तक घर नहीं पहुंची थी। निर्भया कांड के चलते माहौल बहुत खराब था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगरा के सारे बड़े पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए। एक जवान लड़की के इस तरह गायब हो जाने से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। घर वालों ने बताया कि नेहा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी कर रही है। पुलिस ने इस इंस्टीट्यूट के रास्ते में पड़ने वाली जगहों पर पूछताछ की। रात में रिसर्च कर लौट रहे कुछ स्टूडेंट से भी बात की। किसी स्टूडेंट ने बताया कि नेहा को आज अंतिम बार नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखा गया था। नैनो बायोटेक्नोलॉजी काफी एडवांस कोर्स है। इससे पता चलता है कि इसमें पीएचडी कर रही नेहा पढ़ने में काफी तेज थी। उसने एमएससी के बाद एमफिल किया था। एमफिल के बाद वो नैनो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रही थी। पुलिस रात में ही माता पिता को लेकर लैब पहुंची। लैब बंद कर कॉलेज का स्टाफ जा चुका था। लैब का ताला तोड़ा गया। लैब में जो दिखा उससे सबके होश उड़ गए। नेहा फर्श पर पड़ी हुई थी। पूरे लैब में खून ही खून बिखरा हुआ था। नेहा के मुंह में रुमाल ठूंसा हुआ था। उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। उसके शरीर पर 20 जगह कटने के निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी नुकीले औजार से उसे काटा गया था। पूरे लैब में हर तरफ खून से सने टिश्यू पेपर फेंके गए थे। देखकर लग रहा था कि मारने वाले ने हर वार के बाद अपना हाथ टिश्यू पेपर से साफ किया होगा। मां वहीं बेहोश होकर गिर गई। बाप भी जमीन पर बैठ गया। इतना खौफनाक मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया, पुलिस वाले भी। लैब में रिसर्च के दौरान इस्तेमाल होने वाला पिपेट का छोटा सा टुकड़ा फर्श पर पड़ा था। बाकी का हिस्सा नेहा के पेट में घुसा हुआ था। पिपेट कांच का बना एक लंबा उपकरण होता है जिसकी मदद से रिसर्च स्कॉलर किसी केमिकल का नाप लेते हैं। नेहा की सलवार घुटने के नीचे तक खिसकी हुई थी। देखने में साफ लग रहा था कि या तो उसके साथ बलात्कार हुआ है या फिर कोशिश की गई है।
लैब में इस तरह एक जवान लड़की की लाश मिलने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठा करने के बाद लैब को सील कर दिया। नेहा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नेहा के कत्ल को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने नेहा के साथ पढ़ने वाले सभी लोगों की लिस्ट बनाई। नेहा और उसके सभी दोस्तों, चाहे वो लड़की हो या लड़का, सभी के मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला जाने लगा। कॉलेज कैंपस के भीतर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके भीतर मौजूद लैब में रिसर्च स्कॉलर की लाश मिलने से पुलिस के पास ज्यादा स्कोप नहीं था कि वो बाहर पूछताछ के लिए भटके। इसलिए पुलिस ने नेहा के साथ पढ़ने वाले लोगों से पूछताछ पर ही ज्यादा जोर दिया। आईजी जोन और डीआईजी रेंज ने मिलकर पुलिस अफसरों की एक बड़ी टीम बनाई। आसपास के जिलों से भी क्राइम में रुचि रखने वाले कुछ इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स को इस काम में लगाया गया। सादे कपड़ों में कुछ पुलिसकर्मी कॉलेज कैंपस में भी तैनात किए गए ताकि कुछ सुराग हाथ लग सके। इस बीच नैनो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे ठेकेदार विशाल शर्मा के कपड़ों पर खून के दाग देखे गए हैं। प्रोफेसर को यह जानकारी विशाल शर्मा के घर के पास रहने वाले बच्चों ने दी थी। डर की वजह से बच्चे पुलिस के पास नहीं गए। दूसरी बात उन्होंने बताई कि विशाल की साइकिल में भी खून के धब्बे लगे हुए थे। पुलिस को लगा कि हमारा काम हो गया। विशाल शर्मा उठाया गया और थाने पर लाया गया। वाकई में उसकी शर्ट, जूते और साइकिल पर लाल धब्बे पड़े हुए थे। इन धब्बों को पानी से धोकर छुड़ाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। उसने बताया कि साहब, हम ठेकेदार हैं, हम तमाम इमारतों में पेंटिंग्स का काम भी करते हैं, ये निशान पेंट के ही हैं। लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बहरहाल सीनियर अफसरों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने ठेकेदार की शर्ट, जूते और साइकिल पर मिले धब्बों को जांच के लिए आगरा की फॉरेंसिक लैब में भेजा। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि ये खून के धब्बे नहीं थे। ये कोई रंग है जो हूबहू खून से मैच कर रहा है। विशाल शर्मा को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। नेहा के कॉलेज का स्टाफ पुलिस जांच में कोई खास सहयोग नहीं दे रहा था। नतीजतन 15 दिन बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया था। कॉलेज के लोगों ने पुलिस पर परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर दी। आरोप यही कि पुलिस सीनियर प्रोफेसरों को, सीनियर कर्मचारियों को बार बार थाने बुलाकर तंग कर रही है पैसों के लिए। अब जब पुलिस पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो पुलिस का काम धीमा पड़ जाता है। कॉलेज का कोई भी प्रोफेसर, कोई भी स्टूडेंट पुलिस के पास आने को तैयार ही नहीं था। अगर उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता तो उनकी तरफ से फौरन एक याचिका हाई कोर्ट में पड़ जाती थी। हाई कोर्ट में डेट पड़ती थी और पुलिस अधिकारियों को जवाब देना पड़ता था। एक दिन नेहा के घर वालों ने आईजी जोन आगरा से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि नेहा के साथ पढ़ने वाले बच्चों ने जानकारी दी है कि दयाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, जो कि पूर्व आईएएस भी हैं, उनका एक भांजा है। उसका नाम है उदय स्वरूप। वो अक्सर लैब में आया करता था, थोड़ी देर बैठता था, दूसरे रिसर्च स्कॉलर से बातचीत करता था, पानी पीता था और चला जाता था। बच्चों को शक है कि हो ना हो ये उसी की करतूत है। वो बहुत ही मनबढ़ किस्म का है और अपने मामा के दम पर दबंगई दिखाता है। वो कहता है कि इस कैंपस के भीतर हम जो चाहें करें, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद इसीलिए बच्चे पुलिस को सामने आकर उसका नाम नहीं बता रहे थे। पुलिस ने जब उदय स्वरूप को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया तो बड़े बड़े लोगों के फोन आने लगे। उसके चेयरमैन मामा ने फोन कर कहा कि उदय कोई चोर या लुटेरा नहीं है जो उसे थाने में बुलाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को जो कुछ भी पूछना है घर पर आकर ही पूछे। पुलिस घर पहुंची और पूछताछ शुरू की। उसके सारे सवालों के जवाबों से यह लगा कि वो नेहा को जानता ही नहीं है। पूछताछ से पुलिस को भी लगा कि उदय का इस मर्डर से कोई वास्ता नहीं है। कॉलेज में सादी वर्दी में तैनात पुलिस वालों ने धीरे धीरे छात्र छात्राओं से बातचीत शुरू की।
सबने शक जताया कि यह उदय की ही करतूत हो सकती है। इसी बीच नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। इसमें दो बड़ी बातों का खुलासा हुआ। पहला कि नेहा की हत्या से पहले उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया, और दूसरा, नेहा के साथ बलात्कार हुआ या नहीं इसको लेकर रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया, यानी गोलमोल बातें बताई गई। मसलन स्लाइड ले ली गई है, जांच के लिए भेज दी गई है, आने पर बताया जाएगा। कत्ल के 15 दिन बाद 29 मार्च को पुलिस एक बार फिर बायोटेक्नोलॉजी लैब गई। पुलिस ने वहां मौजूद हर छोटे से छोटा एविडेंस इकट्ठा किया। लैब के सभी उपकरणों पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए गए। इस दौरान कुछ बाल मिले। कुछ बाल महिला के थे तो कुछ पुरुष के। फॉरेंसिक लैब में इन सब चीजों की बहुत बारीकी से जांच की गई। इसके बाद पुलिस एक बार फिर उदय के घर पहुंची और उसके पहने हुए कपड़े की मांग की। इस बात पर घर वालों ने घोर विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने उदय का कपड़ा दे दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरुषों के पैंट, अंडरगारमेंट या फिर बनियान को जब भी चेक करेंगे तो उनके शरीर का कोई ना कोई बाल उसमें चिपका हुआ जरूर मिल जाएगा। फॉरेंसिक लैब ने बहुत सावधानी से उदय स्वरूप के कपड़ों में चिपके हुए बाल निकाले। इनमें से कुछ प्यूबिक हेयर्स थे, यानी उदय के गुप्तांग के बाल। जब इन प्यूबिक हेयर्स को बायोटेक्नोलॉजी लैब में मिले बाल से मैच कराया गया तो दोनों पूरी तरह से मैच हो गए, यानी ये बाल उदय स्वरूप के ही थे। इससे पुलिस को ये शक जो था वो पुख्ता हो गया कि इस मर्डर में उदय स्वरूप का ही हाथ है। पुलिस इस मामले में करीब 250 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। इतने दिन बीतने पर केस सीबीआई को सौंपने की मांग उठने लगी थी। पुलिस ने नेहा से रिलेशन को लेकर उदय स्वरूप के दोस्तों से भी पूछताछ की। इसी बीच दयालबाग इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि मर्डर वाले दिन नेहा की लाल रंग की कार को लैब का एक टेक्नीशियन यशवीर संधू चला रहा था। पुलिस देर रात संधू के घर गई और उसे उठा लाई। पूछताछ के दौरान संधू ने पूरी घटना तो बताई, लेकिन आरोपी का नाम नहीं बताया। अब पुलिस ने लैब में काम करने वाले चपरासियों और सफाई कर्मचारियों से लंबी लंबी पूछताछ की। इस पूछताछ से यह पता चल गया कि उदय स्वरूप बार बार लैब में आता था। अब पुलिस ने दबाव डालकर उदय स्वरूप को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। एक साइकोलॉजिस्ट को भी साथ में बैठाया गया। पुलिस ने इस बार उससे मौखिक सवाल नहीं किए। छोटी छोटी पर्चियों में ढेर सारे सवाल लिखे गए और उदय से कहा गया कि वो लिखकर सबका जवाब दे। पुलिस ने कड़े सवालों से ऐसी घेराबंदी की कि इस बार उदय स्वरूप टूट गया। उसने नेहा की हत्या करने का सच कबूल लिया। उदय स्वरूप और यशवीर संधू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस जांच टीम में एक एसपी स्तर का ऑफिसर, 2 डीएसपी समेत 15 पुलिसकर्मी शामिल थे। पूछताछ में उदय स्वरूप ने बताया कि वो बार बार लैब जाकर नेहा से बातचीत करने की कोशिश करता था, पर नेहा उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती थी। इस बात से परेशान होकर उसने लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू से संपर्क साधा। उदय को पता था कि यशवीर संधू ही कभी कभी नेहा की गाड़ी ड्राइव कर उसको घर छोड़ता था। 15 मार्च 2013 को संधू ने उदय को फोन कर बताया कि आज लैब में नेहा अकेली है और कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं है। चपरासी को लेकर मैं चाय पिलाने बाहर जा रहा हूं, तुम चाहो तो आ सकते हो। उदय स्वरूप अपने साथ लैब में यूज होने वाली क्लोरोफॉर्म की शीशी लेकर आया। वो लैब में पहुंचा तो देखा नेहा अपना काम कर रही थी। नेहा ने उसे एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया। उदय चुपके से नेहा के पीछे आया और अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म डाल दिया और एक झटके में रुमाल नेहा की नाक पर रख दबा दिया। थोड़ी ही देर में नेहा बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। उदय ने अब नेहा के मुंह में रुमाल ठूंस दिया और उसके हाथ पीछे से बांध दिए। इसके बाद उसने सलवार उतारने की कोशिश की, पर शायद क्लोरोफॉर्म कम तीव्रता का था, इसलिए नेहा पूरी तरह बेहोश नहीं हो पाई थी। उसने उदय की हरकतों का कड़ा प्रतिरोध किया। हाथ तो बंधे थे। उसने पैर चलाकर, उठकर और सिर झटककर उदय को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। इस पर झल्लाए उदय ने कांच का पिपेट उठाया और उसे आधा तोड़कर नेहा पर हमला करना शुरू कर दिया।
वो नेहा के शरीर पर नुकीले पिपेट से लगातार वार करता रहा। करीब 1.5 घंटे तक शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी जान चली गई। अब उदय ने नेहा की कार की चाबी उठाई और लैब के बाहर मौजूद यशवीर संधू को दे दी ताकि वो उसे दूर कहीं ठिकाने लगा दे। यशवीर ने नेहा की कार को चुपके से दयालबाग के खेल गांव के पास खड़ा कर दिया और वहां से चला आया। इसके बाद चपरासी से लैब में ताला लगवा दिया। इस बीच उदय ने नेहा के लैपटॉप को पूरी तरह तोड़कर वहीं पास की झाड़ियों में फेंक दिया। मर्डर के 39 दिनों बाद 23 अप्रैल 2013 में इस घटना का खुलासा हुआ और साल 2015 में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल करने में पुलिस को इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि आरोपियों ने हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाकर मामले को लटकाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हर याचिका का बखूबी जवाब दिया। जब हाई कोर्ट से सारे स्टे खारिज हो गए तब कहीं जाकर चार्जशीट फाइल हो पाई। फिलहाल मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। उदय स्वरूप और यशवीर संधू 9 सालों से जेल में बंद हैं। नेहा के घर वाले लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, पर अब तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।